तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण के दोस्तों आज तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी लेक्चर को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि आखिरकार आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, उसको एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे आज। तो देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। नंबर 1 टॉपिक आज पर बात क्या करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, आज का टॉपिक क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा किस पर बात करेंगे, अम्लों के भौतिक गुणधर्म। दोस्तों हमने पिछली क्लास में अम्लों के रासायनिक गुणधर्म तथा क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात कर लिया था। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अम्लों के, क्या देखेंगे, अम्लों के भौतिक गुणधर्म। क्या देखेंगे, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण अम्लों के भौतिक गुणधर्म। और तीसरा टॉपिक क्या है, क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। तो दोस्तों पहला टॉपिक क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्लों के भौतिक गुणधर्म और क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। और चौथा किस पर बात करेंगे, चौथा क्या है, सूचक किसे कहते हैं, यानी सूचक क्या होता है, यानी इसका नाम क्या है, इंग्लिश में इसको इंडिकेटर कहते हैं और हिंदी में इसका नाम क्या है, सूचक। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्लों के भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं, क्षारकों के भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं, सूचक किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों हम देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जब अम्ल, क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें, यानी अम्ल और क्षार आपस में मिले यानी अभिक्रिया करें और उनकी अभिक्रिया से क्या हो, लवण तथा जल प्राप्त हो। यानी जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करें, यानी क्या है, जब अम्ल, क्या है, अम्ल प्लस क्या है, क्षार आपस में क्रिया करें और क्या बनाएं, लवण बनाएं और प्लस में क्या बनाएं, जल बनाएं। तो ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें, उसके बाद क्रिया करने के बाद क्या बनाएं, लवण बनाएं और जल बनाएं। तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, शॉर्ट ट्रिक में हमने बताया। अब आप लोगों को एक प्रॉपर उदाहरण मतलब परिभाषा लिख करके हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पेपर में परिभाषा ही लिखनी होगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जब क्या हो, जब अम्ल, जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके, यानी जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके, यानी अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। यानी जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करें और उनकी क्रिया से क्या हो, लवण तथा जल प्राप्त हो, यानी जल बनते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को, तो दोस्तों क्या है, ऐसी अभिक्रिया को, तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
तो दोस्तों हमने इसमें क्या देखा, यानी जब कोई अम्ल हो और अम्ल किससे क्रिया करे, अम्ल क्षार से क्रिया करे और क्रिया करने के बाद क्या बनाए, लवण बनाए और जल बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको नोट्स में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या है, अम्ल। जो अम्ल है वो किससे क्रिया करे, क्षार से क्रिया करे और क्षार से क्रिया करने के बाद क्या बनाए, लवण बनाए, लवण और प्लस में क्या बनाए, जल बनाए। तो दोस्तों इसको नोट्स में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। यानी अब देखते हैं दोस्तों इसका एक प्रॉपर उदाहरण, जैसे जब अम्ल व क्षार, अब जैसे क्या ले लें, सबसे पहले क्या ले लें, क्षार। जैसे क्षार को ले लें, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किसी अम्ल से करानी है। अब वो अम्ल क्या ले लें, जैसे ले लें सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। अब दोस्तों जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यानी इनसे क्रिया करने के बाद क्या, एक लवण प्राप्त होगा, एक जल प्राप्त होगा। ऐसा हमने कहाँ देखा, ऐसा हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा में देखा। तो दोस्तों ये अब उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। यानी जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करे तो क्या बनाएगा, यानी पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, K2SO4, K2SO4 बनाएगा और क्या बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर पोटेशियम हो जा रहा है 2, अब पोटेशियम को भी हम क्या करेंगे 2। अब यहाँ पर दोस्तों हम पोटेशियम को कर देंगे 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पोटेशियम 2, यहाँ पर पोटेशियम 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट अकेला, यहाँ पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सल्फेट अकेला, यहाँ पर सल्फेट भी अकेला। अब दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम है 2, यहाँ पर पोटेशियम 2। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2। देख दोस्तों जब ये 2 किससे गुणा कर रहा है, ये ऑक्सीजन से भी क्रिया कर रहा है, यानी गुणा कर रहा है, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। अब दोस्तों अब क्रिया बैलेंस है, चाहे एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पोटेशियम 2, यहाँ पर पोटेशियम 2, यहाँ पर यानी OH 2, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या हाइड्रोजन 4 है, देखिए यहाँ पर 2 और 2 4, और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। दोस्तों अब क्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई, यानी अब क्रिया यह क्या हो गई, संतुलित हो गई। ये क्या है, ये क्षार है, ये क्या है, अम्ल है। अब इनसे जो प्राप्त हो रहा है ये क्या है, लवण है, ये क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल है। तो दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अम्ल व क्षार आपस में मिलें और उनकी क्रिया से लवण तथा जल बना दे, दोनों मिल करके क्या बना दें, लवण बना दे और जल बना दे, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों हमने इसका नोट्स देखा, इस नोट्स को आपने कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हमने इसका एक उदाहरण देख लिया। दोस्तों अब हम देखते हैं अम्लों के भौतिक गुणधर्म। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अम्लों के भौतिक गुणधर्म क्या होता है, आखिरकार इसके क्या क्या भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो दोस्तों हम लोग उसको देख ले रहे हैं। जैसे अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। और अम्ल जो होता है वो त्वचा और कपड़ा और लकड़ी आदि को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे दोस्तों अम्ल जो होता है, जैसे बैटरी में क्या डाला जाता है, तेजाब, वो भी क्या है, अम्ल है। उनकी क्रिया से मतलब अगर वो हमारे हाथ पर गिर जाए तो हमारे त्वचा को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो दोस्तों अम्ल जो होता है इसके क्या क्या भौतिक गुणधर्म है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें हमें क्या करना है, लिखना है।
अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो दोस्तों क्या देखना आपने, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यह जल में क्या होते हैं? विलेय हो जाते हैं, यानी यह जल में क्या होते हैं? पूरी तरह से घुल जाते हैं। तथा यह जल में क्या होते हैं? तथा यह जल में विलेय होते हैं। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह जल में विलेय होते हैं। यानी यह जल में क्या होते हैं? पूरी तरह से घुल जाते हैं, यह जल में विलेय होते हैं। दोस्तों यह ता है, यह क्या होते हैं? यह जल में विलेय होते हैं। अब दोस्तों इसका दूसरा देख लेते हैं। आखिरकार अम्लों के भौतिक गुणधर्म का दूसरा टॉपिक क्या है? यह पहला टॉपिक क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह जल में विलेय होते हैं। अब दोस्तों जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल नीले अम्ल क्या होता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है? लाल कर देता है। तो दोस्तों आपने देखा क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं, यानी जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और तीसरा क्या है? अम्लों की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है, यानी अम्लों की प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। यानी अम्लों की प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, त्वचा तथा लकड़ी आदि क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, यानी अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। अम्लों की यानी इसकी माने क्या है? अम्लों की क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, त्वचा और क्या है? त्वचा, ये दोस्तों त्वचा जो होते हैं आदि नष्ट हो जाते हैं, आदि नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा? अम्लों के भौतिक गुणधर्म में क्या देखा? अम्ल सबसे पहले क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, यह जल में विलेय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्लों की प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, त्वचा आदि क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अम्लों का उपयोग क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं अब, अम्लों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अम्लों का उपयोग सबसे पहले कहाँ होता है? बैटरी में होता है, प्लास्टिक में होता है, खाद्य निर्माण में होता है, लोहे की चादरों को साफ करने में होता है तथा विस्फोटक बनाने में होता है। तो दोस्तों अम्लों का इन जगह पर उपयोग होता है, और बाकी बहुत जगह उपयोग होता है, लेकिन ये है ये मेन टॉपिक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारे सिलेबस के अनुसार है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है? बैटरी में होता है, बैटरी में होता है। और कहाँ होता है? प्लास्टिक में होता है। प्लास्टिक में होता है। दूसरा कहाँ है? खाद्य निर्माण में होता है। कहाँ होता है? खाद्य निर्माण में।
खाद्य निर्माण में होता है, यानी बैटरी में होता है, प्लास्टिक में होता है, खाद्य निर्माण में होता है, लोहे की चादरों को साफ करने में होता है। तीसरा क्या है? लोहे की चादरों को साफ करने में होता है, करने होता है। और तीसरा यानी चौथा सबसे बेहतरीन टॉपिक क्या है? विस्फोटक यानी बम बनाने में होता है। विस्फोटक तो दोस्तों क्या है? बैटरी में होता है। किसका उपयोग? अम्ल का उपयोग बैटरी में होता है, प्लास्टिक में होता है, खाद्य निर्माण में होता है, लोहे की चादरों को साफ करने में, यानी लोहे पर जो जंग लग जाता है उसको साफ करने में अम्ल का उपयोग किया जाता है, विस्फोटक बनाने में अम्लों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे? क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। तो दोस्तों अब अगला टॉपिक क्या है? क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। हमने क्या क्या देख लिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लिया है, अम्लों के भौतिक गुणधर्म देख लिया और उपयोग देख लिया। अब क्या देखेंगे? क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। तो दोस्तों क्षारकों के भौतिक गुणधर्म में पहला क्या है? क्षारकों के भौतिक गुणधर्म में पहला क्या है? ये जो क्षारक होते हैं, ये क्षारक होते हैं जो दोस्तों, यह क्या होते हैं? तीखे होते हैं तथा क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। यानी यह तीखे तथा कड़वे होते हैं। यानी जो क्षारक हैं वो क्या होते हैं? तीखे होते हैं तथा क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरा क्या है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर क्या होता है? यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लेकिन अम्ल में क्या था? वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था। अब दोस्तों क्या है? यह जो होता है यानी क्षारक 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 लाल लिटमस पेपर को, क्षारक क्या होते हैं? लाल लिटमस पेपर को, यानी क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अब दोस्तों इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? क्षारक जो होते हैं वो अम्ल के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। वहाँ पर अम्ल क्या था? नीले लिटमस पेपर को लाल करता था, लेकिन यहाँ पर क्षारक क्या है? लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा है जो क्षारक होते हैं वह साबुन की तरह क्या होते हैं? चिकने होते हैं, यानी फिसलनशील होते हैं। क्षारक जो होते हैं, क्षारक साबुन की तरह क्षारक जो होते हैं साबुन की तरह क्या होते हैं? चिकने होते हैं। अब दोस्तों चौथा टॉपिक क्या है? चौथा है अम्लों की तरह क्षारक भी क्या होते हैं? संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अम्लों की तरह क्षारक भी अम्लों की तरह क्षारक भी क्या होते हैं? संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अब दोस्तों देखिए
इन सभी चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। पेपर में आ सकता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, सभी चीज़ों को तैयार करो, जितना हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उतना तैयार करो। और दोस्तों नोट्स बनाते रहो, नहीं तो आप लोग का बैकलॉग हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को पढ़ने में लिखने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। तो दोस्तों और हम बता दे रहे हैं कि नोट्स दोस्तों हम लोग के द्वारा हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर दे दिया गया है पहले चैप्टर का, जो कि कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों उसी तरह ये भी यानी आम्ल क्षार लवण का जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, या तो आप हमारे वीडियो के साथ साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों जहाँ से आप चाहें वहाँ से बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो दोस्तों क्या है, यह तीखे तथा कड़वे होते हैं। यानी कौन, क्षारक। क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और तीसरा क्या है, क्षारक साबुन की तरह क्या होते हैं, चिकने होते हैं। और चौथा क्या है, यह अम्लों की तरह, क्षारक जो होते हैं अम्लों की तरह जो क्षारक होते हैं वो भी क्या होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब देखने जा रहे हैं क्षारकों का उपयोग क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, सूचक। हमने क्या देख लिया, क्षारकों का उपयोग देख लिया तथा उसके भौतिक गुणधर्म देख लिए। अब देखते हैं हम सूचक। अब दोस्तों जो क्षारक था उसी में क्या था, उसका उपयोग भी था कि क्या उपयोग है। अब देखते हैं हम क्या है, सूचक। तो दोस्तों सूचक क्या होता है, या फिर इंडिकेटर। अब दोस्तों आपको इंडिकेटर समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों के बाइक में इंडिकेटर लगा होता है कि हमें इंडिकेटर सबसे पहले क्या देता है, सूचना देता है कि हमें किस तरफ मुड़ना है, हमें बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है। यानी इंडिकेटर हमें क्या देता है, सूचना देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सूचक। अब सूचक क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब दोस्तों सूचक हमें देते हैं सूचना। सूचना किस प्रकार से देते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह पूर्ण हो गई है या नहीं। तो दोस्तों सूचक का सीधी सी बात है, किसी रासायनिक, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। तो दोस्तों इसको हम लिख कर देखते हैं। यानी सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ हैं। सूचक क्या है, सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी को, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी, यानी पूर्ण होने की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। सूचक कहलाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूचक आखिरकार किसे कहते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की जानकारी को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यानी सूचक का उपयोग क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई है या अभी नहीं हुई है, उसका उपयोग करने के लिए, यानी उसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हम क्या है, सूचक क्या होता है, इसके अर्थात, यानी इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अर्थात करके देखते हैं। अर्थात तो दोस्तों क्या है, यानी सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी को देते हैं, यानी
वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की, यानी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी, क्या है, जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को जानकारी को देते हैं वे क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। उसके बाद क्या है, वे विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, क्या है, वे विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण व हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण पर अपने रंग को परिवर्तित कर लेते हैं। यानी अभिक्रिया जब होगी तो रंग परिवर्तित होगी ही। यानी हाइड्रोजन, वे विलयन, वे क्या होते हैं, विलयन, वे विलयन क्या होते हैं, वे विलयन में हाइड्रोजन आयन, वे क्या होते हैं, वे विलयन में हाइड्रोजन आयन, वे विलयन में हाइड्रोजन, वे विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, वे विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण पर, तथा क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण पर, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण पर अपने रंग को, अपने क्या होते हैं, रंग को परिवर्तित क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी को देते हैं, यानी वे विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण व फिर हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण पर, यानी परिवर्तित होने पर पीएच के मान में, यानी यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिएगा, विलयन में यानी परिवर्तित होने पर, यहाँ पर विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण पर परिवर्तित होने पर, दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिएगा परिवर्तित होने पर, आप यहाँ पर लिखा है परिवर्तित कर देता है, यानी पीएच के मान पर, यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिएगा सांद्रण पर अपने रंग को पीएच के मान पर क्या होता है, परिवर्तित कर देता है, यानी पीएच के मान पर क्या होता है, परिवर्तित कर देते हैं। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं, कुछ सूचकों के बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कुछ सूचकों एवं उनके अम्लीय व फिर क्षारीय माध्यम में रंग किस प्रकार से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सूचक यानी सूचना किस किस चीज़ का है, उसके बाद अम्लीय माध्यम में उनका रंग किस प्रकार से होता है और क्षारीय माध्यम में उनका रंग किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आप अपने कॉपी में ऐसे बॉक्स बना करके एकदम प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अभी आपको नोट्स की अहमियत नहीं पता हो रही है, जब पेपर नज़दीक आएगा तो दोस्तों रिवाइज करने में आपका यही साथ देगा नोट्स ही, क्योंकि नोट्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना नोट्स बनाए आपको कहीं कि आ जाए तो नहीं आएगा। तो दोस्तों क्या है, सूचक में क्या है, लिटमस पेपर। आखिरकार लिटमस पेपर जो होता है वो अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जो लिटमस पेपर होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। और दोस्तों ये क्या है, लिटमस पेपर जो है वो अम्लीय माध्यम में लाल है और क्षारीय माध्यम में नीला है। और हल्दी क्या है, हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में पीला है, यानी हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में वैसा ही रहेगा, लेकिन जो क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी जब क्षार उसको मिल जाएगा हल्दी को तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मेथिल ऑरेंज। अब मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्लीय माध्यम में क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा, अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाएगा। यानी जब मेथिल ऑरेंज को अम्ल मिलेगा तो वह रंगहीन हो जाएगा, लेकिन अगर वह ही क्षार से क्रिया करेगा क्या बन जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अब मेथिल ऑरेंज क्या है, मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल। जो मेथिल ऑरेंज होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल, अगर उसके पास अम्ल रहेगा तो लाल रहेगा, लेकिन अगर जैसे क्षार में गया नारंगी
पीला हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हाइड्रेंजिया के पौधे का फूल, हाइड्रेंजिया के पौधे का फूल जो होता है वो अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से होता है, हाइड्रेंजिया के पौधे का फूल अम्लीय माध्यम में क्या होता है, नीला होता है, लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाता है गुलाबी हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, हमने आपको बीच में ही बताया है कि इसका नोट्स टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। तो दोस्तों पहले चैप्टर का जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर दे दिया गया है, उसी तरीके से दूसरा चैप्टर का जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप एकदम प्रॉपर तरीके से सभी लेक्चर को देखिए, बस आप विश्वास रखिए कि हमारे ऊपर बस विश्वास रखिए दोस्तों, हम लोग आपको टॉपर बना के रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों आप लोगों का कमेंट जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाता है और उसका रिप्लाई भी दिया जाता है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।